हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 हिंदी का वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये अगर आपका विषय आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है, कोई भी स्ट्रीम है तो आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का बुक और सिलेबस दोनों तीनों सेम ही है। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो आएंगे टोटल 100, जिसमें से आपको बनाने होंगे 50। और ये देखिए, अभी जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इस सबको सिर्फ देखिए नहीं, ऐसे देखिए कि अच्छे से याद हो जाए। देखते देखते अच्छे से समझिए और उसके बाद याद कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सत्संग जो होता है इनमें से बताना है कि सत्संग में से, इन चारों में से तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, तो इन सब में से सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सत्संग में जो है सूरदास की अभिरुचि थी। देखिए ऐसे याद रखिएगा, 100 का सत्संग, 100 से सत्संग, 100 से सूरदास, ऐसे में याद कर लीजिए कि सत्संग में जो थी सूरदास की अभिरुचि थी, यानी रुचि थी उनकी। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कठोर का विलोम शब्द क्या होगा? तो कठोर का सबको पता है कि कठोर का विलोम क्या होगा? कोमल। कठोर का कोमल, क से कठोर, क से कोमल। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शेष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो शेष का क्या होगा? शेष का बोलने में लगता है, शेष का उल्टा अवशेष क्या लगता है? तो अवशेष। तो इसका होगा क्या? तो अशेष होगा, या अवशेष भी हो सकता है, अवशेष जो रहता तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, अवशेष। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किए? काशी में जो है तो तुलसीदास ने कितने वर्ष रहकर, ये बताने, बस वर्ष आपको बताने की। तो काशी में तुलसीदास कितना साल तक रहे थे जहाँ पर वे विद्या अध्ययन यानी पढ़ाई किए थे? ठीक है, तो वो जो है 15 वर्ष तक रहे थे काशी में। कितने वर्ष तक रहे थे? तो काशी में तुलसीदास 15 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, पहले से बताने से पहले आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन ये हर साल पूछता है कि शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो शिव का जो उपासक होता है ना, ये शैव कहलाता है। ठीक है, और ये आप याद ही रखिए कि शिव का उपासक शैव कहलाता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? तो कामयानी जो है ये जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है। कौन सा? तो कामयानी। याद रखिएगा, उर्वशी तो है दिनकर का, और इधर ये होगा नहीं बी और डी, तो कौन सा बचा? तो हो जाएगा ए, कामयानी जो है ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित शब्द का विलोम होगा। दूषित का देखिए, दूषित इसका विलोम शब्द उल्टा, यानी बोलने में लगता है दूषित का क्या होगा? तो दूषित का क्या होगा? स्वच्छ। दूषित मतलब एकदम गंदा, और स्वच्छ मतलब साफ सुथरा हो जाता है। ठीक है, तो दूषित का क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, दूषित का स्वच्छ। उसका 8 नंबर क्वेश्चन है, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? आपको क्या दिया हुआ है कि चीर विषाद विलीन, ये जो लाइन है ना ये किसी कविता से लिया है, और यह किस कविता की है बस यही आपको बताना है। तो ये जो है तुमुल कुलाह कलह कलह में के, किसमें? तुमुल कुलाहल कलह में की पंक्ति है। किस कविता की? तुमुल कुलाहल कलह में की ये पंक्ति है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छे से याद देखिए, पढ़िए उसके बाद समझिए। चीर विषाद विलीन मन की, ये किस कविता की पंक्ति है? तो ये तुमुल कुलाहल कलह की है। ठीक है, उसके बाद घर का पर्यायवाची, तो घर मतलब क्या होता है? हमारा जो घर है इसी को घर कहते हैं। इसका पर्यायवाची होता है निकेतन। क्या होता है? तो निकेतन जो है घर का पर्यायवाची होता है, और ये भी याद रखिए, ये भी आता ही रहता है, घर का पर्यायवाची निकेतन। 10 नंबर क्वेश्चन है, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ, विराम मतलब क्या होता है? रुकना, ठहरना, यानी क्या हो जाएगा इसका? विराम, कहीं पे उस पर विराम लग गया, पूर्ण विराम, स्टॉप, यानी रुकना, तो क्या हो जाएगा? ठहराव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ ठहराव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठहराव। ठीक है, चलिए। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? क्या क्वेश्चन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार, वैसे तो आपको याद ही होगा कि चंदल शर्मा गुलेरी। ठीक है, लेकिन फिर भी याद रख, अच्छे से पढ़ ध्यान कर दीजिए। उसने कहा था कहानी के कहानीकार, तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार है चंदल शर्मा गुलेरी, और अच्छे से याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आते ही रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ने वाला में प्रत्यय क्या है? तो एक पहले याद रखिएगा, उपसर्ग जो होता है ना वो पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है कोई भी वर्ड के। तो पढ़ने वाला शब्द जो है प्रत्यय है, तो इसमें पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है ये आपको बस बताना है। देखिए, प्रत्यय को हम पहचानते पहले कैसे? तो पढ़ने वाले का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर इसका हम बोले लास्ट वर्ड जो होता है वो प्रत्यय होता है। ठीक है, तो पढ़ने वाला का लास्ट में क्या है? तो ला है। तो ला इसलिए नहीं होगा कि पढ़ने, इसका ला अगर हम ले लेते हैं, उसके बाद अगर हम 3 वर्ड देखेंगे, पढ़ने वा,
ये कोई वर्ड होता नहीं है। अगर हम ले लेंगे पढ़ने वाला में से वाला ले लेंगे तो ये जो पीछे जो बच गया ये क्या बचेगा, पढ़ने। तो पढ़ने तो एक शब्द होता है, इसलिए वाला जो हो जाएगा ये जो होगा प्रत्यय। अब समझे प्रत्यय क्यों होगा, क्योंकि हम लास्ट वाला वर्ड लेंगे। लास्ट वाला वर्ड जो आप कहिएगा कि ला भी ले सकते हैं, लेकिन ला बता दिए कि क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ला लेंगे तो पढ़ने वा ये कोई वर्ड हुआ नहीं। अगर वाला लेंगे तो वाला शब्द जो हो गया और पढ़ने वाला भी हो गया, तो ये उपसर्ग हो गया पढ़, और नेवाला हो गया क्या कहते हैं प्रत्यय, लेकिन इसमें है पढ़ने वाला, इसलिए इसका हो जाएगा वाला हो जाएगा प्रत्यय। क्या हो जाएगा, वाला पढ़ने वाला में प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद कौरव। कौरव शब्द में प्रत्यय क्या, देखिए प्रत्यय तो एकदम पहचान सकते हैं। जैसे जब भी कोई प्रत्यय शब्द है उसको मुंह से बोलिए, जैसे कौरव है, कौरव कौरव, कौरव में क्या आ रहा है अ, कौरव अ, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौरव का प्रत्यय सी हो जाएगा अ। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, दलविहीन लोकतंत्र लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो दलविहीन लोकतंत्र जो है ना ये किसके मूल उद्देश्यों में है, तो किसके है, दलविहीन। तो ये हो जाएगा मार्क्सवाद और लेनिनवाद के। देखिए इसी से याद रखें, दल विहीन लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या है, लोक, यानी कि लोक से याद रखिएगा लेनिन, लॉ से लॉ, लेनिन। ये ऐसे भी याद रखें, अगर ये ऑप्शन नहीं याद रहे तो मार्क्सवाद याद रखें। अगर मार्क्सवाद नहीं याद रहे तो देखिए दल विहीन लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र का लो, तो यहाँ पर ले लॉ से याद रखिएगा, उसमें भी लॉ होना चाहिए, इसमें भी लॉ, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर नहीं याद रखे तो रहे तो इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो पवन शब्द का क्या होगा, ऑप्शन संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पो जोड़ अन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्योग यानी उत जोड़ योग, उद्योग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख किया गया, किसका, तो गैगरीन का। और ये याद रखिएगा गैगरीन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको याद ही रखना है, क्यों, क्योंकि ये 2 नंबर क्वेश्चन में आ ही सकता है। जैसे कि इस रोज कहानी से पहले तो ये बता दूं कि गैगरीन जो है ये रोज कहानी से लिया गया। ठीक है, किससे लिया गया, तो रोज कहानी से। और रोज कहानी से आप 2 क्वेश्चन बस याद कर लीजिए, उसमें से आपको अगर एक नहीं आए तो आप कहना। पहला क्वेश्चन कि मालती के घर का वातावरण आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है गैगरीन क्या है। ये 2 क्वेश्चन जो है इस दोनों में से एक जरूर आएगा ही इस बार के एग्जाम, इसलिए जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसका आंसर चाहिए कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, या फिर गैगरीन क्या है, अगर आपको नहीं पता हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपका आंसर बता दूंगा, और बताऊंगा ही नहीं, ऐसे बताऊंगा कि आपको याद ही हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ये कौन सा कारक है, ये कौन सा करण कारक काम कर रहा है, यानी करण। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, क्या करता है, पेड़ काट रहा है यानी या वृक्ष काट रहा है, ये क्या कर रहा है, करण कारण, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम कर रहा है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, आनंदमय शब्द कौन सा समास है। आनंदमय शब्द जो है ये कौन सा समास है, तो आनंदमय शब्द जो है तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास कैसे है, इसके लिए थोड़ा अगर आपको जानना है कि तत्पुरुष समास कैसे है, आपको समझ में नहीं आता है समास को कैसे समझे, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं उसी पर नेक्स्ट वीडियो लाऊं कि समास को कैसे पहचाने, क्योंकि 5 से 7 वो ऑब्जेक्टिव रहेगा एग्जाम में समास से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया। तो गांधी जी की झोपड़ी जो थी उसको डैश ने जला दिया, इसमें आपको भरना है रिक्त स्थान की कौन जला दिया। देखिए इसमें से अगर देखेंगे तो गांधी जी हमारे देश के थे, तो ग्रामीण लोग तो उनका झोपड़ी जलाएंगे तो ये होगा नहीं, ऐसे याद रखिए। युवक क्यों जलाएंगे गांधी जी का झोपड़ी, छात्र भी नहीं जलाए होंगे। ये जो एमन साहब के कर्मचारी थे ये लोग जलाए थे गांधी जी की झोपड़ी। ठीक है, ऑप्शन में हो जाएगा सी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है। अब ये बताना है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम, छात्रवृत्ति मिलती थी मुझे भी, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, उपकार शब्द में उपसर्ग बताना है। देखिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि उपसर्ग जो होता है ये पहले लगता है, ठीक है, और प्रत्यय जो होता है ये बाद में लगता है। ठीक, चलिए अब आपको ये बताना है कि उपकार जो शब्द है इसमें से अगर हम ऊ ले लेंगे तो पकार, ये कोई वर्ड तो हुआ नहीं, तो अगर तो होगा नहीं, इसलिए ऊ तो होगा नहीं। चलिए ऊ ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उपका, अगर उपका हम ले लेंगे तो पाई और रॉ, ये भी कोई वर्ड हुआ नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। चलिए ठीक है, उसके बाद उप ये भी ले लेंगे तो का ऐसा कार, ये भी पौ तो उसमें है नहीं, रेप तो उसमें है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम उप लेते हैं ऑप्शन नंबर डी उप, तो कार जो है ये शब्द होता है, तो कार
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार जो है ये प्रत्यय हो जाएगा, और उप जो है ये उपसर्ग हो गया, इसलिए क्या होगा, उपसर्ग होगा उप। ठीक है, ऐसे करके याद रखिए, अगर नहीं बने तो ऐसे पहले देखिए कि कौन कौन नहीं होगा, उसके बाद देखिए कि कौन हो सकता है, यही हो जाएगा। जैसे देखिए अभी हम अगर उप ले लेते हैं तो उप भी एक वर्ड हो गया और कार भी वर्ड हो गया, तो उप जो हो गया ये हो गया हमारा उपसर्ग, ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो सिपाही के एकांकी के लेखक कौन है? तो ये जो है ये मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश जो है ये सिपाही की माँ एकांकी के लेखक है। अब देख लीजिए, इसी से एक और क्वेश्चन याद रखें कि सिपाही की जो माँ है ये क्या है, ये कहानी है, निबंध है, कविता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि एक सिपाही की माँ कौन सी विधा है या क्या है। ठीक है, तो सिपाही की जो माँ है वो एकांक क्या है, ये याद रखिएगा। और अब इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है ये है मोहन राकेश। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो सिपाही की माँ के लेखक है मोहन राकेश। ठीक है, चलिए उसका 24 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? तो आपको ये बताने कि सदियों से, बहुत पहले से गंडक नदी का जल कैसा है? तो शांत है, गर्म है, ठंडा है, चंचल है। देखिए ठंडा तो होगा नहीं, गर्म होगा नहीं, शांत होगा नहीं। अब ठंडा इसलिए नहीं होगा कि गर्मी के महीना में ठंडा, गर्मी के महीना में गर्म होगा, ठंडा के महीना में ठंडा होगा, तो ऐसे ठंड तो हो नहीं सकता है। गर्मी ठंडी महीना में तो ठंड होगा, मतलब गर्म हो नहीं सकता। शांत मतलब वो तो नदी बहती रहती है ना, तो शांत तो होगा नहीं, इसलिए देखिए तीनों ऑप्शन गलत। तो होगा क्या? तो चंचल है। गंडक की नदी गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? तो चंचल है। याद रखिएगा कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? तो चंचल। ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद सचिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सचिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सचितानंद यानी कि सत जोड़ चित जोड़ आनंद, यानी सचिदानंद, सत जोड़ चित जोड़ आनंद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, लीड बेटर की नज़र में जेके कृष्णमूर्ति क्या थे? तो जेके कृष्णमूर्ति जो थे ये लीड बैटर किसके नज़र में? तो लीड बैटर की नज़र में जेके कृष्णमूर्ति कैसे थे? तो जेके कृष्णमूर्ति को इन्होंने, इनके नज़र में थे ये विश्व शिक्षक, राज्य शिक्षक होगा नहीं, क्योंकि लीड बैटर ये तो दूसरे देश के ही लग रहे हैं। तो ये उन्होंने दूसरे देश के जो होंगे तो उन्होंने अपने किस राज्य में आके तो पता नहीं होगा कि इस राज्य के राज्य शिक्षक है। देश के भी शिक्षक नहीं कहा होगा, गाँव के शिक्षक तो कह ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या कहा था? लीड बैटर यानी विश्व शिक्षक के बारे में बताया था कि ये जो है जेके कृष्णमूर्ति ये जो है ये विश्व शिक्षक हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना, किसका? तो घाट घाट का पानी पीना, इसका मुहावरे का अर्थ। देखिए ये तो बहुत आसान है, घाट घाट का पानी पीना यानी कि उसको बहुत अनुभव हो गया किसी चीज़ का, घाट घाट का पानी पी लिया है, बहुत जो ही ज़्यादा उसको अनुभव है, यानी कि बहुत ही अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? ये जो अशोक वाजपेयी है ना, इनका मूल निवास मतलब ये कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे आप अपने जिले के रहने वाले हो, कोई होगा मधुबनी, कोई होगा समस्तीपुर, कोई दरभंगा का, तो वैसे ही अशोक वाजपेयी जो है ये कहाँ के रहने वाले, मूल निवास इनका कहाँ स्थान है? तो इनका मूल निवास कहाँ है? तो इनका मूल निवास स्थान है सागर मध्य प्रदेश। कहाँ का? तो सागर मध्य प्रदेश के ये रहने वाले हैं। ऑप्शन में हो जाएगा ए, सागर मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्रदीप ने कौन सी कविता लिखी है? तो प्रदीप ने कौन सी कविता लिखी है ये आपको बताना है। तो देखिए मतलब ज्ञान से याद रखिए, ज्ञान जो होता है ये कौन देता है? तो गांव के लोग ही ना ज्ञान दे बांटते रहते हैं, मतलब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करके याद रखिए कि ज्ञान पंडित, इसे नहीं याद रहे तो कौन सा लिखा है, तो ऐसे याद रखिए कि ज्ञान जो है वो कौन देता है? तो ज्ञान में गाँव के लोग ज़्यादा ज्ञान देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गाँव का घर। अब ये कौन सा किताब लिखे इन्होंने? तो गाँव का घर। इनका नाम से याद रखिए, ज्ञान पढ़िए और याद लगा दीजिए गाँव का घर, क्योंकि गाँव के लोग ज़्यादा ज्ञान देते थे, ऐसे करके याद रखिए। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, गला छूटना मुहावरे का अर्थ है। इसका बस बताना है कि गला छूटना मुहावरे का अर्थ, गला छूटना का मतलब क्या होता है ये बताएंगे। मतलब पिंड छूटना, गला छूटना मतलब पिंड, मतलब अपना घर द्वार जो होता है पिंड छूटना, अपना रहने वाला जगह छूट जाना, यानी पिंड छूट जाना। ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ, तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी माथा ठनका मतलब ये काम तो ऐसे हो गया, अभी अभी उनको माथा ठनका है कि ये काम तो हो गया, यानी ये अनिष्ट तो हो ही गया, यानी अनिष्टा या आशंका होना। आशंका होना ज़्यादातर ऑप्शन में रहेगा आपका, इसलिए याद रखिए आशंका होना, कभी भी माथा ठनका, अच्छा ये तो हो गया, यानी आशंका उसको हो गई है किसी को भी। चलिए उसके बाद मोपासा कहाँ के थे? तो मोपासा जो है ये बताना कि ये कहाँ के रहने वाले थे। देखिए
मोपासा यानी कि लग रहा है कि मोपासा यानी फ्रांस के रहने वाले, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका फ्रांस। और इसे याद रखिए मोपासा, देखिए इसमें से किसी पे चांद बिंदु है, चांद बिंदु किस पे है तो यह फ्रांस पे है, ऐसे करके याद रखिए जिस पे चांद बिंदु होगा वही होगा, यानी फ्रांस, फ्रांस पे चांद बिंदु है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोपासा पे भी चांद बिंदु है, इस पर भी चांद बिंदु है, ऐसे भी ऐसे करके याद रखिए कि फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दीपावली शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है, तो दीपावली शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक क्यों नहीं है। सबसे पहले तो समूहवाचक देखिए कि क्यों नहीं है। समूहवाचक इसलिए नहीं है कि तो देखिए समूहवाचक मतलब क्या होता है कि जो क्या कहते हैं समूह में रहे, तो दिवाली तो कोई समूह में रहता है नहीं, इसलिए समूहवाचक तो होगा नहीं। भाववाचक देखिए दिवाली जो है ये तो भाव है नहीं, यानी कि दिवाली में तो होता है कि हम खुशी होती है, लेकिन ये तो नहीं है कि दिवाली शब्द जो है इसमें कोई भाव है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं इसका होगा। उसका जाति, तो दीपावली की कोई जाति तो है नहीं, ठीक है, तो दीपावली का जातिवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा, तो क्या होगा दीपावली तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, पेशगी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। इसके पेशगी के लेखक कौन है, तो ये हेनरी लेपोज, हेनरी लेपोज जो है ये पेशगी के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट के जो आपके हिंदी के 3 चैप्टर हैं, उस 3 चैप्टर के आपको राइटर का नाम याद रखना है और वो कहाँ के रहने वाले थे। अगर ये याद रखते हैं तो आपके 4 नंबर फिक्स। 3 चैप्टर 2 चीज़ याद रखिए, यानी 6 क्वेश्चन याद रखिए और 4 नंबर फिक्स कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि तीनों का चैप्टर में से बस यही पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि वो उनका कहाँ के रहने वाले थे, और उन चैप्टर दिया रहेगा और बताना है उसके लेखक कौन है, बस ये याद कीजिए और 4 नंबर आपके पास रहेगा। बस 6 क्वेश्चन आपको याद करना है कि वो राइटर के चैप्टर के लेखक और वो कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग में बांटे गए, मतलब अर्थ के आधार पर वाक्य को मुख्यतः यानी मुख्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है, तो ये अर्थ के आधार पर जो है 8 भागों में बांटा गया वाक्य को। अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में बांटा गया। देखिए याद रखिए, अ से अर्थ, अ से 8, यानी अर्थ को कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर नहीं जाएगा, यह कौन सा वाक्य है, वह घर नहीं ही जाएगा, या निषेध है, नहीं जाएगा मतलब निषेधवाचक, कौन सा, तो निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर है, चेखव एक अतुलनीय कलाकार हैं, ऐसा किसने कहा है, ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है लेव तोल्स्टॉय ने, किसने, तो लेव तोल्स्टॉय ने कहा है कि चेखव जो है एक अतुलनीय कलाकार हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, अनुभव शब्द जो अनुभव, तो ये जो हो जाएगा पुल्लिंग शब्द है, कौन सा, तो पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है, कौन सा लिंग है ये बताना है, तो मनोविनोद, देखिए मनोविनोद, विनोद जो है ये कौन सा वर्ड है, विनोद तो ये पुरुष का नाम रहता है, यानी स्त्री का नाम तो विनोद रहता ही नहीं है, इसलिए ये याद रखिए कि मनोविनोद जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, एक गिलास पानी लाओ, वाक्य कौन सा है, तो देखिए एक गिलास पानी लाओ, हम किसी को आज्ञा देते हैं कि जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, तो हम किसी को आज्ञा दिए जाओ पानी लेके आओ एक गिलास, तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक, ठीक है। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, बताना है कि अर्धनारीश्वर जो कि किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, ये कौन सी विधा है, मतलब ये निबंध है, कहानी, विधा मतलब से याद रखिएगा, बताना है कि कौन क्या है, निबंध है, एकांकी है, कहानी है, व्यंग है या कविता है, तो ये क्या है, ये जो है निबंध है, अर्धनारीश्वर जो है ये निबंध है। अब इसको कैसे याद रखना है कि अर्धनारीश्वर, तो अर्ध को हटाइए और नारीश्वर को देखे, तो नारीश्वर, ना से नारीश्वर और नौ से निबंध, ना से नारीश्वर यानी नौ से नारीश्वर और नौ से निबंध, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, और निबंध है अर्धनारीश्वर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र का संधि विच्छेद, तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, रविंद्र यानी कि रवि जोड़ इंद्र, तो रवि जोड़ इंद्र कौन सा है, देखिए रव जोड़ इंद्र है, रव तो ये तो होगा नहीं, रवि देखिए रवि तो है लेकिन इंद्र इसमें ठीक से लिखा है, बड़ा ही दे दिया है, उसका रवि जोड़ इंद्र दे दिया, ये भी नहीं होगा, तो रवि जोड़ इंद्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। ये जो है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, इसको एक वर्ड में आपको बताना है। तो जानने वाला क्या होता है, जिज्ञासु होता है, जिसको जानने की हमेशा कोई भी बात जानने की ज़्यादा इच्छा हो, वो क्या हो जाएगा, वो जिज्ञासु होता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है, तो ये बताएं जयशंकर प्रसाद जो थे वो किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं उनकी। तो वो जो है वो छायावाद से हैं। किस वाद से हैं, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद से है, ठीक है। और दिनकर जो है वो छायादोत्तर से है, और ये जो है जयशंकर प्रसाद ये छायावाद से, ये याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार कौन है, ये बताना है आपको। कवितावली के रचनाकार, तो कवितावली के रचनाकार कौन है, तो ये तुलसीदास हैं। कौन है, तो तुलसीदास कौन क्या है, तो कवितावली के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विधुर। और जिसकी पत्नी मर गई हो, जिस पुरुष की, उसको कहते हैं विधुर। और जिसका पति मर गया उसको कहते हैं विधवा। तो जिसका पत्नी मर गई हो उसको क्या कहेंगे, तो विधुर कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिड़ी मार कौन सा समास है, क्या, तो चिड़ी मार कौन सा समास है, ये बस आपको बताना है। तो ये है तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किनकी रचना है। जो साहित्य लहरी है ना, ये इसकी किनकी रचना है, किसने लिखा है। और साहित्य लहरी जो है ये किसने लिखा है, सूरदास। फिर से याद रखिए कि 100 से सूरदास, 100 से साहित्य, किस क्या हो जाएगा, 100 से साहित्य और 100 से सूरदास, यानी साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज किनकी रचना है, ये बताना है। तो अब ये कैसे याद रखिएगा, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज किनकी रचना है, तो नामवर सिंह की रचना है। किनकी, नामवर सिंह की रचना है, प्रगीत और समाज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र, ये लेखक कौन है, इसके लेखक है भगत सिंह। कौन है, तो भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। और एक और याद रखें इसी का क्वेश्चन कि एक लेख और एक पत्र के में जो भगत सिंह है, ये इन्होंने किनको पत्र लिखा था, तो इन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका तो हो जाएगा बी कि एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह, और भगत सिंह ने किन्हें पत्र लिखा था, तो सुखदेव को पत्र लिखा था, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।